हेलो ऑल ऑफ यू। आज डे 124। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक की, यस 19 तक की, 20 हम लोगों को करना नहीं है क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे और आई नो कि क्वेश्चन नंबर 17 पेंडिंग है, वो भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के बाद ही करेंगे। तो प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 21। बी लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। कितने शेयर्स इशू करे? 20,000 शेयर, जो कि ₹100 का एक था और ₹20 क्या था, उस पर प्रीमियम था। सो पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 50, ऑन अलॉटमेंट 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो एप्लीकेशन पे ₹50 है और अलॉटमेंट के ऊपर ₹50 इंक्लूडिंग प्रीमियम कह रहा है। एंड ऑन फाइनल कॉल ₹20। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 24,000 शेयर। अब 20,000 शेयर्स के लिए आपने ऑफर दिए, लेकिन एप्लीकेशन कितने पे? 24,000, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। वो कहते हैं लेटर ऑफ रिग्रेट वेर इशू टू द एप्लीकेंट फॉर 4,000 शेयर एंड शेयर्स वेर अलॉटेड टू ऑल द अदर एप्लीकेंट। मतलब 24,000 के हमको एप्लीकेशन आई, हमने तो ऑफर 20,000 ही किए थे, तो 20,000 को हम पूरे 20,000 शेयर देंगे और 4,000 लोग को हमने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, तो उनको जो एप्लीकेशन का पैसा उन्होंने दिया उसको अपन रिफंड कर देंगे। मिस्टर ए, द होल्डर ऑफ 150 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। आपको मिस्टर ए कोई शेयर होल्डर था जिसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया। द शेयर्स वेर फोरफिटेड, और शेयर्स उसके फोरफिट कर ले, जर्नल एंट्री पास करें इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 397। फेस वैल्यू जो कि थी ₹100 की, प्रीमियम ₹20 और इशू प्राइस $120। सो क्वेश्चन में अपने से कहता है कि एप्लीकेशन के वक्त कितने पैसे दे रहे हो? एप्लीकेशन के वक्त वो दे रहे ₹50। तो एप्लीकेशन के वक्त ₹50, अलॉटमेंट के वक्त टोटल ₹50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितने का है? ₹20 का। तो फेस वैल्यू कितने से रिप्रेजेंट करा? 30। तो 50 50 100 गए, तो बचे हुए ₹20 फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल पे बचे हुए ₹20। अब उसने आपने से कहा, क्या पूछा? शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिट। अपने को जर्नल एंट्रीज पास करना है इसकी। ओके, आई डोंट नो व्हाई, ये आई थिंक इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है या इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है, ये कोई एग्जामिनेशन में है। इसमें एक चीज आपने ऐड कर लेना, इवन तो आपको उसमें एक चीज ऐड करना, शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड एंड प्रिपेयर कैश बुक। ऐसा है, आपके नोट्स में नहीं लिखाऊंगा बेटे, तो इसको लिख लो, प्रिपेयर कैश बुक। ठीक है, ओके। तो कैश बुक भी बना। अब आपको पता है कि कैश बुक में कैश वाले आइटम कैश बुक में आएंगे, और जो कैश बुक का बैंक कॉलम बोलो, पहले बैंक में पैसे आए, जो भी हो कैश बुक बनाना है। तो आप अगर आप ऐसा माना एप्लीकेशन उसका पैसा अकाउंट में ही आता है, बैंक अकाउंट में, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक कॉलम। और उसके अलावा जो सारे ट्रांजेक्शन रहेंगे वो कहां पे आएंगे? जर्नल में। सो एक काम करेंगे, आप पहले यहां पे कैश बुक लिखो, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। ओके, इसको 6-7 लाइन का ड्रॉ कर लेंगे, 7-8 लाइन का इसको ड्रॉ कर लेना आपने। ओके, उसके बाद फिर आपका जर्नल। तो आप जर्नल को एक पेज के लिए ड्रॉ कर लेंगे।
ओके, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ओके, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। ध्यान से बच्चों, अब यहां पे सबसे पहले आपने 20,000 शेयर्स ऑफर करे मतलब ऑफर करे, लेकिन एक्चुअल में एप्लीकेशन कितनी की है बेटा? 24,000 की। तो क्या एंट्री पास होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले पैसा आया तो आप बैंक अकाउंट, आपने कैश बुक बनाया तो वहां पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ₹24,000 शेयर्स 50 रुपीज का एक है। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आ गया आपके 12 लाख रुपए। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब क्या हुआ बेटे वहां पे? अब आपने शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते, लेकिन 24,000 की एप्लीकेशन आई, हमने ऑफर 20,000 ही किए थे, तो 4,000 को क्वेश्चन में लेकर पूरा रिजेक्ट कर दिया, मतलब एप्लीकेशन मनी 4,000 का आपने वापस करे। तो उसमें कोई रिसिप्ट और पेमेंट नहीं आ रही, तो नॉर्मल जर्नल में आएगा वो अपना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट $24,000। इसको आप एक एंट्री में भी कर सकते हैं, दो एंट्री में भी कर सकते हैं, ठीक है। 24,000 वो आपको एप्लीकेशन का आप रिफंड की एंट्री भी आप, अच्छा रिफंड जस्ट 1 मिनट, इसको अलग अलग ही करें, क्योंकि रिफंड में क्या होगा, इसकी कंबाइन एंट्री मैं करूं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अब रिफंड भी करें तो 24,000 से डेबिट करेंगे, 20,000 शेयर कैपिटल में जाएगा और 20,000 शेयर पे 4,000 पे टू बैंक होगा, वो बैंक उसमें आएगा कैश बुक में। तो इसको अलग अलग एंट्री पर दो एंट्री करता हूं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर्स टू बैंक अकाउंट 20,000 शेयर्स पे, और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट है तो कैश बुक में जाएंगे, जिसको अलग अलग एंट्री करते हैं। तो यहां पे 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पे कितने पैसा आपने को 50 रुपए, ₹50। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 50 वो आया आपका 10 लाख। अब आप बोलेंगे नहीं सर 24,000 पे, अरे आया ना 4,000 का हिसाब किताब का, तो डोंट वरी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट $1 लाख, not 1 lakh, 10 lakhs। Being application money on 20,000 shares transferred to equity share capital account, equity share capital account। Okay, so being application money on 20,000 shares transferred to equity share capital account। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे जो 4,000 का था उसको तो अपने वापस करे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे आप लिखेंगे पेमेंट साइड में बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब सिलेबस खत्म होने पे आ रहा है, ये सब चीजें बेसिक चीजें याद है ना, अकाउंटिंग प्रोसेस में जो कैश बुक में आया तो वो कैश बुक में लिखता, अदर बुक्स में नहीं आता, ठीक है। ओके, सो 4,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹50, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 50, हाउ मच? 2 lakhs, 2 lakhs। ओके, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब अलॉटमेंट ड्यू होगा, तो अलॉटमेंट ड्यू 20,000 शेयर्स पे होगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर। अब थोड़ा संभल के बेटा, यहां पे आपको 50 रुपए से ड्यू, तो 50 रुपए से होगा, लेकिन शेयर कैपिटल में 30 रुपए के हिसाब से जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना 20 रुपीज के हिसाब से। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50 के हिसाब से ये आया आपका 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 shares मल्टीप्लाई बाय 30, ये होगा आपका 6 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आएगा आपका 4 लाख रुपए। बीइंग allotment money due, being allotment money due। अब ध्यान से बेटा, अब पैसा आने की बारी जब आएंगी, थोड़ा संभल क्या, कैश बुक भी बना रहे और ये बना रहे, पैसा अपने को पूरे 20,000 शेयर्स पे नहीं आया, क्योंकि कोई शेयर होल्डर था जिसने 150 शेयर्स होल्ड करके रखा था, उसने अपने को नहीं दिया, तो पैसा अपने को 20,000 में से अगर 150 शेयर हटा दूं तो 19,850 शेयर्स पे आया, 150 पे नहीं आया तो वो कॉल्स इन अरियर्स में जाएंगे। तो पहले अपन 19,850 की बात करते हैं, क्योंकि वो कैश बुक में लिखना है, तो कॉल्स इन अरियर्स यहां पे लिखना रहेगा अपने को। तो पहले यहां पे बेटा कैश बुक में जब पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर allotment account 19,850 shares multiply by rupees 50, 19,850 multiply by rupees 50, तो ये आता 9,92,500 ये आए। तो 20,000 शेयर्स में से हमको 19,850 शेयर्स पे पैसा है, बचे हुए 150 पे नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे, कॉल्स इन अरियर्स में से, कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करेंगे। सो एंट्री विल बी calls in arrears account debit 150 shares मल्टीप्लाई बाय जो 50 रुपए अपने को आना चाहिए था, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आ रहा आपका 7,500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7,500। तो ये आपकी क्या चीज है बेटा, यहां पे कॉल्स इन अरियर्स। सो ये दिस अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव वाला किस पे, अलॉटमेंट पे, तो आपने कॉल्स इन अरियर्स पे ट्रांसफर कर दी, तो जब फोर फीचर की एंट्री पास करेंगे तो वहां कॉल्स इन अरियर्स लिखेंगे अपन, ठीक है। बीइंग इक्विटी, बीइंग बैलेंस, ये तो बीइंग बैलेंस ऑफ equity share allotment account transferred to calls in arrears account, transferred to calls in arrears account। ओके, अब आपके यहां पे फाइनल कॉल ड्यू होगा कितने रुपए से, आपने अभी फोर फीचर नहीं करे, फाइनल कॉल भी पूरे से ड्यू होंगे। क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर ए ने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया, अलॉटमेंट और कॉल मनी दिया नहीं, कॉल मनी भी नहीं दिया, इसका मतलब कॉल मनी बुलाए जब भी उसने नहीं दिया, ऐसा कह रहा, तो कॉल मनी भी बुलाए, तो ड्यू पूरे 20,000 से, अभी फोर फीचर अपन ने नहीं किए बेटा, तो 20 रुपए है फाइनल कॉल पे, तो आप एंट्री पास करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20 रुपए के हिसाब से। सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर्स
मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपका 4 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 lakhs, being final call due on 20,000 शेयर्स। अब रिसीव्ड अपने को पूरे 20,000 पे नहीं हुआ, क्योंकि 150 शेयर जो मिस्टर ए ने होल्ड करके रखा उसने नहीं दिया, तो रिसीव कितने हुए 19,850 शेयर्स पे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे आप टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 19,850 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹20 is 3,97,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब आपने जो 150 शेयर्स पे नहीं आया तो दैट विल ट्रांसफर टू कॉल्स इन अरियर्स। सो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit 150 shares multiply by 20, तो ये वो आपका 3,000 रुपए, सही कह रहा हूं ना, 150 multiply by 20, यस। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3,000 rupees, so being final call on 150 shares at a rate of ₹20, not received, transferred to calls in अरियर्स अकाउंट। ट्रांसफर टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में आपने उसको ट्रांसफर कर दी। अब उसने अपने से फोरफीचर की एंट्री पूछा है बेटा, तो याद रखना आपने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर करे है ना, तो अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव वी आर ट्रांसफर टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे अभी फोरफीचर के वक्त। सो यहां पे मैं हेडिंग दे देता हूं फोरफीचर की एंट्री पास कर रहे हैं। सो आपका कैपिटल इतने से कम हो रहा है, फोरफिट करो तो डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 शेयर्स फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड, अब बुलाए पूरे हमने 100 रुपए, तो वो 100 रुपए, तो ये आएगा आपका 15,000 रुपीज। नाउ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, आप बोलेंगे सर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का आप डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हमको रिसीव्ड नहीं हुआ, तो डेबिट करेंगे। सो 150 शेयर्स, प्रीमियम कितना 20, तो ये आ गया आपका 3,000 रुपीज। अमाउंट जो रिसीव हुआ फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, अमाउंट जो रिसीव हुआ सिर्फ एप्लीकेशन का हुआ 50 रुपीज। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट 150 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹50, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 50 ये आपका 7,500। ओके, अब आपको अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव वो कितना आपका बेटा, आपने पहले कॉस्ट इन अरियर्स में ट्रांसफर करे, तो कौन सा, तो ये था आपका, ये 50 रुपए ये, और ये 20 ये 70 रुपीज था, तो टोटल भी आप लिख सकते 7,500 और ये 3,000, तो दैट्स कम 10,500। सो टू कॉल, डोंट राइट टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर कॉल अकाउंट, क्यों, ऑलरेडी आपने क्लोज कर दिए थे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर करके, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट होगा टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट 10,500। ये 10,500 कैसे है, आप इसको 150 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹70, अब आप बोलेंगे 70 कहां से लाए,
तो 50 रुपीज अलॉटमेंट के नहीं आए और कॉल के 20 रुपए नहीं आए। ठीक है, अब बीइंग forfeited या forfeiture of 150 shares for non-payment of allotment and final call, allotment and final call। ओके, डन। किसको आपने ख्याल रखेंगे, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। सिंपल क्वेश्चन थे तो आप लोग को मैंने देना चाहिए था करने। ओके, अब एक क्वेश्चन हम लोगों का बचा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आप आ जाएंगे भाई। क्या कह रहे हैं? इंस्टीट्यूट के मॉडल का एक क्वेश्चन है। एक्स कंपनी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विथ एन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो कोई एक्स कंपनी लिमिटेड थी जिसके ऑथराइज कैपिटल था 90,000, 10 रुपए का एक शेयर था। द कंपनी परचेज लैंड एंड बिल्डिंग। अब कंपनी ने क्या करी बेटा? यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी। ठीक है, कंपनी परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम वाई कंपनी लिमिटेड फॉर ₹4 लाख। अब 4 लाख रुपए की कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करे, पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब वो कहते हैं कि 4 लाख की जो बिल्डिंग खरीदे उसके बदले में हम कंपनी अपने शेयर्स देंगे। कितने के शेयर? पूरे के पूरे 4 लाख रुपए की जो हम लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा उसके बदले में कैश ना देते हुए मैं अदर देन कैश कंसिडरेशन हो रहा है। तो 4 लाख रुपए की जो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा उसके बदले में मैं आपको शेयर दे रहा हूं। ठीक है, शेयर्स दे रहा हूं मैं आपको अपनी कंपनी के। अब ऑथराइज शेयर 90,000 होंगे, मगर मेरे को 4 लाख रुपए देना, 10 रुपए का एक शेयर, तो मतलब 40,000 शेयर्स मेरे को देना रहेगा। द बैलेंस ऑफ द शेयर्स वर इशू टू द पब्लिक। अच्छा, पब्लिक को भी इशू करे तो 90,000 में से 40,000 शेयर्स तो लैंड एंड बिल्डिंग हमने परचेज करे, तो उसको कैश ना देते हम शेयर्स दे रहे मेरे अपने कंपनी के। और बचे वो कहते हैं कि वो आपने पब्लिक में इशू कर दिए। बचे कितने आपके? 50,000 शेयर विच वी आर फुल्ली सब्सक्राइब एंड पेड फॉर, जो कि शेयर होल्डर्स ने खरीद भी लिए। वी आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, फिर बैलेंस शीट भी पूछा। तो पहले मैं जर्नल एंट्री पे आते हैं, बहुत सिंपल है बेटा। ठीक है, अब यहां पे अदर देन कैश कंसिडरेशन भी आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 396। In the books of X Company Limited जर्नल। ठीक है, एक पेज से शायद थोड़ा सा कम लगे हम लोगों को। ओके, ध्यान से बेटा। अब देखो यहां पे सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करें। लैंड एंड बिल्डिंग आपने परचेज करे तो वाई कंपनी से अपन ने परचेज करे, अपन एक्स लिमिटेड है बेटा। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग की नॉर्मल एंट्री अगर आप पैसे दे देते तो एंट्री पास होती लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने कैश दिए नहीं बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आप कैश आपने दिए नहीं, आपको देना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी, कोई वाई कंपनी उससे खरीदे। सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ₹4 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग टू वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट ₹4 लाख, बीइंग द लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड फ्रॉम वाई कंपनी लिमिटेड। आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किए।
अब आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज, अगर हम पैसा दे देते तो हम एंट्री पास करते वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या हमने पैसा दी? नहीं, पैसे के बदले में शेयर दिए हमारे कंपनी के। सो वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 शेयर्स, जो कि 10 रुपए का एक, तो कितना हो गया? 4 लाख। बीइंग 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each issued to Y company limited on purchase of land and building। अब इसको अच्छे से समझना था। आप अगर देखा जाए तो ये अकाउंट तो वाई एंड कंपनी अकाउंट क्लोज हो गया। पहले आपने क्रेडिट करे, लायबिलिटी क्रिएट करे, हमने लैंड एंड बिल्डिंग उनसे परचेज की और फिर उसके बदले में हम लोग ने शेयर्स दे दी, तो अकाउंट क्लोज हो गया, वाई कंपनी अकाउंट क्लोज हो गया। तो आप नेट इफेक्ट देखे तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास हुई है। अगर सपोज आप यहाँ पे शेयर्स के बदले में कैश देते तो एंट्री पास होती वाई कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई, देन वाई टू कैश, कैश क्रेडिट। लेकिन हमने पैसा दिए नहीं उसको, हमने हमारी कंपनी की क्या दी? शेयर दी। तो एक नई चीज आपने यहां से की, अदर देन कैश कंसीडरेशन को कहते कि हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग आई, उसके बदले में हमने कैश नहीं, हमने क्या दिए? शेयर्स दिए। या आप कह सकते हो किसी को शेयर्स दी, उसके बदले में हमने पैसा नहीं आया, पैसे नहीं, हमने क्या? लैंड एंड बिल्डिंग लिए। ओके, अब यहां पे बचे हुए शेयर्स वो कहता है कि मार्केट में इश्यू करेंगे। बचे हुए शेयर्स हमने मार्केट में इश्यू करें। सो बैंक अकाउंट डेबिट, अब उसने क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कि कुछ एप्लीकेशन पे आ रहा है, कुछ अलॉटमेंट पे आ रहा है, कुछ कॉल पे आ रहा है, ऐसा उसने अपने को कहा कि क्वेश्चन में? नहीं, ऐसा नहीं कहा। तो आप ऐसे ही मानेंगे कि पूरा पैसा साथ में आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बचे हुए शेयर, तो 9,000 ऑथोराइज शेयर कैपिटल है बेटे, 9,000 कह रहा, सॉरी 90,000, 90,000, और 40,000 अपन ने लैंड एंड बिल्डिंग के लिए इश्यू करे, और बचे हुए पब्लिक में उसने कहा बैलेंस पब्लिक में, तो 90,000 में से 40,000 तो अपन ने लैंड एंड बिल्डिंग के लिए दे दी, तो बचा कितना? 50,000। ओके, बचा कितना? 50,000। ओके, सो हियर बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज का एक, तो कितना हो गया? 5 लाख रुपए। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट? क्योंकि पूरा पैसा जब एक साथ आ जा रहा है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट सबका, तो यहां पे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख रुपीज, बीइंग 50,000 shares of rupees 10 each issued। अब शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बैलेंस को विल ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account debit 5 lakhs to equity share capital account 5 lakh, being shares allotted for application money received।
ओके, ध्यान से बच्चों। अब अगर आप यहां पे देखो, जैसे ऊपर में वाई अकाउंट क्लोज हो गया था, जैसे ऊपर वाई अकाउंट क्लोज हो गया, वैसे यहां पे अब शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को पहले क्रेडिट करो, फिर क्या करे बच्चों, अपन ने डेबिट करे। तो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आप बैलेंस शीट भी बनाओ। अब मुझे बताओ, जो अकाउंट क्लोज हो गए वो तो बैलेंस शीट में ऑब्वियसली उसके बैलेंस ही नहीं बचे ना। आपका वाई अकाउंट क्लोज हो गया, उसका कोई बैलेंस ही नहीं बचा, आपने डेबिट और क्रेडिट कर दिए। आपने उसी तरह बच्चों यहां पे जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट था वो भी क्लोज हो गया, क्योंकि उसका कोई बैलेंस बचा नहीं, आपने क्रेडिट करे फिर डेबिट करे। तो जो अकाउंट बचे हुए, बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस दिखाया, कैपिटल का बैलेंस है और लैंड एंड बिल्डिंग का, वो ही आपकी बैलेंस शीट से रिफ्लेक्ट होंगी, वही बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगी। अब यहां पे इसको बनाएंगे कैसे, लिखेंगे अब आप यहां पे बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज है, तो कंपनीज का आप शेड्यूल 3 के हिसाब से बताओ, तो बहुत डिटेल में आपको फाउंडेशन लेवल पे नहीं, लेकिन बेसिक आइडिया एक होना चाहिए। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स कंपनी, ठीक है कोई बात नहीं, एक्स कंपनी लिमिटेड एज ऑन, अब डेट वेट नहीं दिया उसने, ठीक है, as on तो यहां पे नोट अमाउंट, अब यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस नहीं, ठीक है, एक ही कॉलम चलेगा। तो आपका लाइबिलिटी साइड पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, फंड्स, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब इसका नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ है नहीं, तो ये लाइबिलिटी साइड की टोटल आप यहां पे करो। अब वैसे तो आपको इसके नीचे ही एसेट भी लिखना होता है, कंपनीज एक्ट में ऐसे ही लिखते। अब स्पेस नहीं तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं, लेकिन आपने आपके नोटबुक में यहीं से शुरू हो जाना है आप, ठीक है, एसेट्स। तो यहां पे अब सो एसेट्स, नॉन करंट, इसमें एक आती है आपकी नॉन करंट एसेट, उसमें आप फिक्स एसेट को बुलाते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से। और एक होती है आपकी करंट एसेट, जिसमें सारी करंट एसेट आती है, जैसे कि स्टॉक हो गया, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, उससे आप कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, जैसे नोट्स टू अकाउंट बना लेंगे अपन, और इसकी यहां पे टोटल एसेट क्या आएंगे। ओके, अब ध्यान से बेटा, अब अगर आप यहां पे देखते हो तो पहले अपन कैपिटल की बात करते बच्चों, ठीक है। ये जिसपे ना यहां पर जो अकाउंट क्लोज हो गए, जैसे ये क्लोज हो गए, तो ये नहीं आएंगे, ये जो ग्रीन कलर रेडिंग से मैंने यहां पे हाईलाइट कर रखा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा पहले कैपिटल की बात कर लेते। तो ये कैपिटल आपका 5 लाख रुपए का कैपिटल यहां पे बच्चों, और ये 4 लाख का दिखा आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, और यहां पर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 5, 4 और 5 कितना हो गया, 9 लाख। तो आपने ये देखना, जब बैलेंस शीट बनाते सारे आइटम जो यहां पे टिक कर रहे हो कवर होना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जो क्लोज हो गया पहले उसको हटा दिया, ये वाई क्रेडिट करे डेबिट, वो कैंसिल हो गया, फिर आपने क्रेडिट करे डेबिट, वो कैंसिल हो गया। अब ये आपके पहले कैपिटल की बात कर ले रहे, ठीक है, 4 लाख और 5 कितना, 9 लाख, 90,000 शेयर, 10 रुपए का एक। तो आप नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 यहां पे लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1,
शेयर कैपिटल, फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल, equity share capital. So authorized share capital 90,000 equity shares of rupees 10 each. ये ऑथराइज था 9 लाख। अब आप लिखेंगे सेकेंड, इशूड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। सो 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये भी पूरे के पूरे इश्यू हो गए थे। 4 लाख रुपए वो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए और 5 लाख रुपए के आपने मार्केट में। ठीक है, अब एक चीज ख्याल रखना, आप कंपनीज एक्ट में डिटेल में सीए इंटर में पढ़ोगे, लेकिन आपको पता रहना चाहिए अभी भी कि जो भी शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन इश्यू करते, ये 90,000 रुपए में से 40,000 ऐसे शेयर थे जो कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर दो उसके बदले में दिए। तो 90,000 में से 40,000 ऐसे शेयर थे जिसके बदले में कैश नहीं है, कोई चीज आई जरूर है, एसेट आई हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग आई, कैश लैंड एंड बिल्डिंग आई, कैश नहीं आई बच्चों। तो इसके बदले में हमारे पास कैश नहीं आई है 40,000 के बदले। तो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 कहता है वो अपने को लिखना पड़ता है कि भाई 90,000 में से 40,000 ऐसे शेयर इश्यू करे, उसके बदले में लैंड एंड बिल्डिंग आई, कैश नहीं आई। ठीक है, तो लिखेंगे अब यहाँ पे कंपनीज एक्ट कहता है इस तरह मेंशन करना पड़ता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं आउट ऑफ द अबव 40,000 shares have been allotted as fully paid up without payment रिसीव्ड इन कैश। आप ये मत इंटरप्रेट कर रहे सर उसमें तो पैसा मिला ही नहीं तो कैसे शेयर इश्यू, अरे पैसा नहीं मिला उसके बदले में कोई और एसेट मिली ना, कैश भी एसेट है और जो कोई लैंड एंड बिल्डिंग भी एसेट है, कोई और एसेट उसके बदले में अपने को मिली। तो ये 9 लाख रुपए आप बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट क्या होता है, डिटेल होती है कि भाई 9 लाख रुपए की डिटेल है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। तो 9 लाख रुपए आप यहाँ पे बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख देंगे 9 लाख रुपीज। अब उसके बाद आप यहां पर अगर एंट्रीज में देखो तो आपको यहां पे ये दिखती है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, 4 लाख रुपए की, तो वो एसेट है आपकी। तो उसके बारे में भी अब आप यहाँ पे, उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और एसेट का नाम है लैंड एंड बिल्डिंग। तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, आप पढ़ोगे। अभी तो अपन फाउंडेशन लेवल पे फिक्स एसेट बोलते, लेकिन आपको पता रहना चाहिए AS 10 एक होता है, वो डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी आपको बताया था, AS 10 होता है बेटा। तो उसमें आपको लैंड एंड बिल्ड, उसको मैं आपको AS 10 दे डोंट यूज द वर्ड फिक्स एसेट, दे कॉल इट नाउ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, ये हमारी टेंजिबल एसेट है। तो यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख। तो एक ही आपकी यहां पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 लाख। तो ये बैलेंस शीट में हम लिख देंगे। अब एक और चीज अपन साथ में लिख लेते अभी, थर्ड, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करके एक हेडिंग होती है जिसमें कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस आता है। तो यहां पे बैंक बैलेंस, ये बैलेंस विद बैंक,
बैलेंस विद बैंक्स। तो कितना है आपका यहाँ पे बैलेंस विद बैंक, अगर आप देखोगे तो ये 5 लाख, ये बचा हुआ बस आपका 5 लाख रुपए आए थे। तो 4 लाख आए नहीं थे, वो लैंड एंड बिल्डिंग आई थी, तो ये 5 ही लाख आए थे अपने पे, 5 लाख। ओके, तो आप बैलेंस शीट में लिख देंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 लाख और बैंक का बैलेंस, ओके ये आपका 5 लाख, तो टोटल आ गया आपका 9 लाख। ओके डन, लिखे आपने इतना 9 लाख रुपीस, लिखे आपने इतना। ओके ओके, सो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी खत्म होता है। अब हम लोग जो इस चैप्टर में हमको एक चीज पढ़ना, दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर। सो जब हम लोग ने चैप्टर शुरू किए थे बच्चों, तो यहां पे आपने देखे थे, जब ये चैप्टर शुरू किए थे, कहां गया, ओके सो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट तो ठीक है पहले हुई, तो फिर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़े, फोरफीचर ऑफ शेयर्स पढ़े, री इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़े। अब उसके बाद हम पढ़ने जा रहे इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो लास्ट चीज है इस चैप्टर की आपकी, और मगर क्वेश्चंस छोटे छोटे काफी रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन पहले हम लोग कंसेप्ट के बारे में समझते कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होती क्या चीज है। ठीक है, ध्यान से बेटा। अब मैं थोड़ी देर इसके कंसेप्ट के बारे में बात, क्वेश्चंस जल्दी जल्दी, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इसके, लेकिन कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लेंगे। सो यहां पे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब थोड़ा सा फर्क समझना बेटा, क्या चीज होती है, मैं इसका डिस्टिंग्विश तो आपको बताऊंगा बेटा कि शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या फर्क होता है, उस पर तो हम लोग बात करेंगे। सो लेकिन एक बेसिक जो मेन डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करूं। एक बेटा मैं लिख लूं पहले यहां पे, ओके ठीक है, कोई नहीं ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। अब सपोज यहां पे ये कंपनी के शेयर होल्डर्स है बेटा, ये कंपनी के कौन है, शेयर होल्डर्स है। तो भाई कंपनी जब फंड रेस करती है तो कुछ शेयर होल्डर्स से करती है, कुछ शेयर होल्डर्स से करती है। तो भाई शेयर होल्डर से जब आपने जो फंड रेस करे, या मैं डिबेंचर होल्डर से फंड रेस करता, तो फर्क क्या है संबंध, मैं डिबेंचर होल्डर्स पे आता हूं। तो एक होता है मुझे कंपनी डायरेक्टर्स है, ठीक है, ये डायरेक्टर्स है, इनको पैसों की जरूरत थी, तो कंपनी ने क्या कर, डायरेक्टर्स ने परमिशन दी कि फंड रेस करो कुछ मार्केट में शेयर्स इश्यू करके। उसी तरह हम लोग फंड रेस कर सकते हैं, फंड रेस कर सकते, डिबेंचर होल्डर्स करके कंसेप्ट होता है, इन लोगों से भी पैसा हम लोग ले सकते। लेकिन क्या डिफरेंस होता है कि शेयर होल्डर से या डिबेंचर होल्डर से, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में बेटा कि शेयर होल्डर से और डिबेंचर होल्डर से जब आप पैसा रेस कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या चीज होती है, इसको ध्यान से समझ। जब जो शेयर होल्डर से जब मैं पैसा लेता हूं, मैं तो कंपनी हूं, मैं जब शेयर होल्डर से पैसा लेता हूं तो उसके बदले में मुझे उन्हें कुछ देना पड़ेगा, है ना। तो उसके बदले में हम जब शेयर्स, इन द केस ऑफ शेयर्स, शेयर्स जब हम इश्यू करते तो उसके बदले में जो फायदा होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं, वो ओनर भी होते हैं, उनको वोटिंग राइट। अभी डिफरेंशिएट आपका शेयर होल्डर और डिबेंचर्स, शेयर और डिबेंचर में क्या फर्क होता है अभी अपन आगे बात करने वाले। तो यहां पे मैंने शेयर्स इश्यू करा था बेटे, तो मुझे यहां पे उन लोगों से पैसा मिला, वो पैसा उन्होंने दिए, लेकिन शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते, उनको वोटिंग राइट्स होते। तो इसलिए जो भी प्रॉफिट होता है इन शेयर होल्डर्स को अपन क्या देते, डिविडेंड देते। प्रॉफिट जो भी होता है इनको क्या देते बच्चों, डिविडेंड देते। और ये डिविडेंड जो होता है बेटा, दिस इज अप्रोप्रिएशन। ये क्या होता है इनके, दिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट के कोई हिस्से को आपने शेयर होल्डर्स को दिए। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा, जब हम शेयर इश्यू करते तो वो जो शेयर होल्डर जो पैसा कंपनी में लगाते वो कंपनी के मालिक होते, वो कंपनी के मालिक होते। और मालिक को आप प्रॉफिट का कोई हिस्सा देते हो, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में आपने देखे जो प्रॉफिट होता था हमारा, वो P&L अकाउंट का प्रॉफिट हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे पार्टनर्स की।
तो यहां मालिक कौन है? यहां मालिक शेयर होल्डर। ऑब्वियसली जितनी उनकी होल्डिंग है उसके अकॉर्डिंगली डिविडेंड देते हैं। ऐसा नहीं कि एक इंसान को पूरा प्रॉफिट बांट देंगे। तो आप डिविडेंड जो देते हो दैट इज द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के कोई हिस्से को आप उनको देते हो। बट एट द सेम टाइम जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने मार्केट में डिबेंचर्स इश्यू करा। जैसे शेयर्स इश्यू करते ना बेटे, वैसे डिबेंचर्स भी करते। अब डिबेंचर्स जब मैंने इश्यू करा तो क्या फर्क है? डिबेंचर्स जब मैंने यहां पे इश्यू करा तो क्या फर्क है बेटा? तो डिबेंचर होल्डर को आप डिविडेंड नहीं देते हो। ये कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं, ये क्रेडिटर है कंपनी के। हमने इनसे लोन ली, इट्स लाइक ए लोन। हमने उनसे पैसा लिए, जरूर पैसा उनसे लिए, लेकिन हम उनको उसके बदले में प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दे रहे। हम उसके बदले में उनको ब्याज देंगे, ब्याज इंग्लिश में इंटरेस्ट देंगे। तो शेयर्स के केस में हम उनको प्रॉफिट का हिस्सा देते हो क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक है, तो प्रॉफिट का हिस्सा हम उनको देते। बट इन केस ऑफ डिबेंचर बेटा, दे आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, दे डोंट हैव द वोटिंग राइट्स। सो हम उनको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दे रहे कोई। हम उनको जैसे कोई बैंक से लोन लिया ब्याज देते इंटरेस्ट, वैसे हम डिबेंचर होल्डर को क्या देंगे? इंटरेस्ट। अब प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो, मुझे उन्हें इंटरेस्ट देना। जैसे बैंक से कोई लोन देते तो प्रॉफिट हो या ना हो हमको बैंक को इंटरेस्ट देना ही होता है। इसीलिए ये इसे हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को लॉस हुआ इस साल या प्रॉफिट कम हुआ तो मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मैं बोलता नहीं देता इन प्रॉफिट कम, नहीं आप नहीं कह सकते, आपको इंटरेस्ट देना ही है। हाँ डिविडेंड हो सकता है कि भाई आपने प्रॉफिट ही नहीं होता, आपने इस साल बच्चों डिविडेंड नहीं दिए, इट में हैपन, वो हो सकता है, लेकिन डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं होता। अब हम लोग इसके डिस्टिंग्विश हो सकता है बेटा आपको कि डिस्टिंग्विश एग्जामिनेशन में आ जाए। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो एक सिर्फ थ्योरी के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। एक सेकेंड मैं लिख देता हूं यहाँ पे बाकी एंट्रीज ना मेरी आएंगी नहीं क्योंकि एक मेरे को पूरा पेज लगने वाला है। ठीक है, अब मैं यहां पे एक चीज हो गई आपकी है इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो आप ये रेफर करेंगे, रेफर पेज नंबर 382, पेज नंबर। और मैं आपको पहले ही कह रहा हूं थ्योरी प्लीज पूरी कोई थ्योरी पढ़ने मत बैठ, पढ़ने आप रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो जो थ्योरी थी, लेकिन एक्सप्लेन में यहां करता है, रटने मत बैठना उसको। ठीक है, पर रटने कुछ भी नहीं बैठना बेटे। ठीक है, बस जो मैं कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझ। अब शेयर्स और डिबेंचर में क्या फर्क है उसको अपन यहां पे अच्छे से समझते बेटा। सो यहां पे अगर आप देखेंगे तो डिबेंचर्स जो होते, मैं हाईलाइट कर देता हूं, डिबेंचर्स जो होते कंपनी के क्रेडिटर होते, और शेयर होल्डर्स जो होते वो कौन? डिबेंचर होल्डर्स कौन होते? कंपनी के शेयर होल्डर्स होते। और जो आपके ये होते शेयर होल्डर, सॉरी डिबेंचर होल्डर जो होते कंपनी के क्रेडिटर होते। शायद मैंने शेयर होल्डर गलती से कह दिया। डिबेंचर होल्डर जो होते कंपनी के क्रेडिटर होते, और जो शेयर होल्डर्स होते कंपनी के ओनर्स होते बेटा, मालिक होते। तो क्रेडिटर की भाई नहीं, हमने इनसे पैसा लिए, अब डिबेंचर होल्डर को अपने को पैसा देना है, वो लायबिलिटी हमारे। अब डिबेंचर होल्डर जब कंपनी के ओनर नहीं है इसीलिए उनको वोटिंग राइट्स नहीं रहते, और इन लोगों को शेयर होल्डर्स को क्या रहता है बच्चों? वोटिंग राइट्स रहता है। ठीक है, अब डिबेंचर इंटरेस्ट जो होता है आपका, उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते, अच्छा इनको वोटिंग राइट्स होते। अब यहां पे इंटरेस्ट पे करते, इंटरेस्ट इज पेड, और यहां पे क्या रहता है? यहां पे डिविडेंड पे करते, और डिविडेंड कोई फिक्स नहीं रहता बेटा, डिविडेंड कोई फिक्स नहीं रहता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में फिक्स रहता है कुछ इसमें, लेकिन नॉर्मल इक्विटी केस में नहीं होता। प्रॉफिट हो तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो यहां पर इंटरेस्ट पे करे डिबेंचर होल्डर को, और इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे रहे अपन? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते। अब यहां पे बच्चों इंटरेस्ट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब भी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रॉफिट हो या ना हो हमको डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना ही होता है, और ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। व्हाट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट देना है, अदरवाइज इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है बच्चों। फिफ्थ पॉइंट बेटा आपका, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिबेंचर अलग अलग तरह के होते, मगर शेयर्स दो तरह के होते। कौन कौन से आपको पता है बच्चों? शेयर्स जो होते हैं आपके वो इक्विटी शेयर्स होते, और कौन से होते बेटे? प्रेफरेंस शेयर्स होते। तो दो होते, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक कौन सा होता है बेटा? आपका प्रेफरेंस शेयर्स होता है। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिबेंचर सच एज, अलग अलग होते, जैसे कि अब उसको याद नहीं करना, सिंपल पता रहे, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। कोई जो सिक्योर्ड रहते कंपनी को एसेट पर, अगर डिबेंचर होल्डर के पैसे नहीं दिए तो कोई और चीज, जो चीज सिक्योर्ड
रखी गई उसको बेच के डिबेंचर होल्डर रिकवर करेंगे। कोई अनसिक्योर्ड होते हैं, कोई रिडीमेबल इरिडीमेबल, थ्योरी के लिए बस लिखा होता है रिडीमेबल इरिडीमेबल डिबेंचर, लेकिन डिबेंचर रिडीमेबल ही होते हैं वो। एनीवेज डिबेंचर और रिडीमेबल इरिडीमेबल मतलब कुछ साल में वापस ले लेंगे, इरिडीमेबल जो वापस नहीं लेंगे। रजिस्टर्ड और बेयर, रजिस्टर्ड मतलब डिबेंचर होल्डर रजिस्टर मेंटेन करते हो जिसमें उनके नाम है उनको रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर कहते हैं। बेयर मतलब जब जस्ट वो सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने पे किसी और को देने पे वो मालिक हो जाता है उसका, तो दैट इज बेयरर डिबेंचर। कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल मतलब जो डिबेंचर से शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या कोई और चीज में, नॉन कन्वर्टिबल जो डिबेंचर से कन्वर्ट नहीं होंगे शेयर्स में। ओके, इन द केस इन द कंपनीज बैलेंस शीट, हाँ इसको लॉन्ग टर्म बोरोविंग होती है डिबेंचर, तो लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म बोरोविंग में लिखते हैं। लेकिन जो शेयर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स फंड का एक हिस्सा होते हैं, तो शेयर होल्डर्स फंड में जो शेयर कैपिटल होता है बेटा उसमें लिखता है। आपने देखे भी अभी कि शेयर्स को शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल करके मैं लिखता था। उसके बाद बेटा उसने यहाँ पे कहा डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर डिबेंचर, और जैसे हमने पहले कहा, और शेयर एज पर द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो हो सकता है कि वो डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाए या कोई और शेयर्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर शेयर इन एनी सर्कमस्टेंस, शेयर्स कन्वर्ट नहीं होते कोई और शेयर में। ओके, अब यहाँ पे डिबेंचर कैन नॉट बी फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट, तो डिबेंचर फोरफिट नहीं करते फॉर नॉन पेमेंट, पहले उसने अपने को एज ए लोन दिया है, ठीक है। अब मगर शेयर्स कैन बी फोरफिटेड, अपन ने पढ़े शेयर्स कैन बी फोरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट, पेमेंट अलॉटमेंट के कॉल कर नहीं दिया तो फोरफिट हो जाते। अब उसके बाद वो कहते हैं एट मैच्योरिटी डिबेंचर, हाँ अब मैच्योरिटी जब होती है, फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर आपने 10 साल के लिए इशू करे तो 10 साल बाद हम आपका पैसा वापस दे देंगे, तो दे गेट बैक देयर मनी। अब इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट गेट बैक देयर मनी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर कोई वापस नहीं लेते, वो किसी को अपने शेयर्स बेचते तो मार्केट में आप स्टॉक एक्सचेंज में जो रिकॉग्नाइज, आप किसी और को अपने शेयर्स बेच दो, ओके। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो रिडीमेबल रहते तो उसको रिडीम कर लेते, अब उसके रिडीम मतलब वापस ले लेते। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, हाँ आप ना ये पढ़ोगे सी इंटरमीडिएट डी, ये आपका लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर, अकाउंट्स में एक चैप्टर है बेटा आपको। तो जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो उसमें एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है कि कैसे लोगों को पैसा दे। तो आपको ये पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बाय मीनिंग ये कि उसको दो चीज में प्रेफरेंस दिया गया कि इक्विटी के पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है और इक्विटी के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, और सेकंड जो डिविडेंड ऑफर, यस, और लिक्विडेशन के वक्त इक्विटी के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट देते। अब क्या होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के भी पहले कोई होता है, डिबेंचर होल्डर होता है, सबसे पहले डिबेंचर होल्डर आता है, फिर प्रेफरेंस शेयर फॉर इक्विटी, जो कंपनी लिक्विडेट होती है, पहले इसकी पेमेंट फिर इसकी फिर इसकी। तो इसलिए यहाँ पे उसने कहा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन डिबेंचर होल्डर आर पेड ऑफ बिफोर द शेयर होल्डर, ये तो शेयर होल्डर्स है ना, तो शेयर होल्डर्स के पहले आप किसको देते हो, डिबेंचर होल्डर को देते हो, और फिर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आप पे करते हो आफ्टर पेइंग डिबेंचर होल्डर ट्रेड पे, मतलब आउटसाइड लायबिलिटी पे करके फिर आप शेयर होल्डर्स को पेमेंट, और शेयर होल्डर्स में पहले प्रेफरेंस को देते हो फिर इक्विटी को देते बेटा। अब अपना मेन पार्ट यहां पर अपने का आता है बच्चों कि यहां पे हम लोग इसकी जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो मुझको एक पेज लगेगा, यहां पर ना जर्नल एंट्री आएंगी नहीं, तो मैं अच्छे से इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, ठीक है, यहां पे आएंगी नहीं इतने में, ठीक है, इवन तो बहुत स्पेस है, मैं उसको एक आपको पूरी एंट्रीज जो आपकी इश्यू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड होती है उसकी सारी मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, ध्यान से आप मेरी बात वो सुनेंगे बच्चों, ओके। तो जर्नल एंट्री, journal entries of issue of debentures, ध्यान से बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पे सबसे पहले मैं कहता हूं कि मैंने यहां पे इशू ऑफ डिबेंचर, मैंने डिबेंचर इशू किया, मैंने क्या किया बेटा, डिबेंचर इशू करते वक्त की ही मैं एंट्री पास करूं। जैसे आप शेयर्स मार्केट में ऑफर करते ना, वैसे ही अभी अपन क्या ऑफर कर रहे हैं यहां पे, वैसे ही अपन क्या ऑफर कर रहे हैं यहां पे, डिबेंचर्स ऑफर कर रहे हैं। अब क्या होता है यहां पे कि यहां पे जब अपन डिबेंचर्स ऑफर कर रहे हैं यहां पे, तो यहां पे दो चीज आपकी, जस्ट 1 मिनट पहले मैं लिख लूं फिर कहता हूं। ओके, अब यहां पे पहली चीज यहां पे आपने देखी
कि टोटल आप लोगों के बेटा 6 सिनारियो हो सकते जब आप लोग जर्नल एंट्री देखो, इसमें ना उसमें वो कोई फर्क नहीं, मतलब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल सेम चीज जो आपने पहले अभी पढ़े ना अभी तक सेम चीज। वो अगर एक ही बार में बोला तो वो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, वहां पे आप कैपिटल लिखते थे, शेयर कैपिटल लिखते थे, यहाँ पे डिबेंचर यहाँ पे सिर्फ डिबेंचर लिखना है आप लोग को। वहां पे शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, डिबेंचर एप्लीकेशन लिखना है, वहां पे शेयर अलॉटमेंट लिखते थे, डिबेंचर अलॉटमेंट, सेम वही चीज है, ठीक है। लेकिन क्या फर्क है उसको अच्छे, जो फर्क है उसको बहुत अपने को इंपॉर्टेंट अच्छे से समझेंगे। 6 सिनारियो अलग अलग हो सकते बेटा। पहले जब मैं इश्यू कर रहा हूं और मैं रिडेम्पशन कर रहा हूं, प्लीज इसको अच्छे से ध्यान से आप सुनेंगे बेटा। तो आप कहेंगे सर वैसे तो आपने इस चैप्टर में, हम अगर यहां पर देखें बच्चों, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर हम लोगों को है, ये रिडेम्पशन वर्ड यहां पे क्यों लिख लिया सर आपने? मैं कहता हूं आपके सिलेबस में इश्यू ऑफ डिबेंचर है, सच बात है, आपके चैप्टर में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है ही नहीं, वो तो सीए इंटरमीडिएट में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो फिर मैं यहां पे उस एक कॉलम मैंने इश्यू का बनाया और एक कॉलम मैंने रिडेम्पशन का बनाया। वो इसलिए कि हम लोग रिडेम्पशन के वक्त की एंट्री पास नहीं कर रहे बच्चों, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना। वी आर नॉट पासिंग जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। हम लोग जो एंट्री पास कर रहे हैं वो इश्यू के वक्त ही कर रहे, लेकिन तो भी हमें जब एंट्री पास करेंगे हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान रखना है अपने को, कि रिडेम्पशन के वक्त कोई चीज होती है, उसका व्हाट इज रिडेम्पशन, वो डिबेंचर आपने मार्केट में जो इश्यू करे उसको अपन वापस ले लेंगे, और वापस लेंगे तो ऑब्वियसली जब इश्यू करे तो उनसे पैसे ले रहे, जब वापस उनसे डिबेंचर लेंगे तो उनको पैसे देंगे। तो रिडेम्पशन जो वापस डिबेंचर जब अपन लेते डिबेंचर होल्डर से, वो एंट्री अपने को यहां पे सीखना ही नहीं, वो सी इंटर में सीखना है। आपके सिलेबस में इश्यू ऑफ डिबेंचर है, तो फिर क्यों मैंने वहां पे 2 कॉलम एक इश्यू का और रिडेम्पशन का बताया, इसको अच्छे से समझना। अब देखो 2 सिचुएशन यहां पे बनती है बेटा। पहले मैं कह रहा हूं कि मैं जिस वक्त इश्यू कर रहा हूं, एक सेकंड जगह कब ना हो, मैंने कहा कि आज मैं मार्केट में डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं, हो सकता है कि ये डिबेंचर मैंने किस पे इश्यू किया बेटा, पार पे, मतलब 100 रुपए के डिबेंचर को 100 रुपए में ही करा। फिर मैंने कहा कि हो सकता है कि मैंने उसको प्रीमियम पे डिबेंचर इश्यू करा, मतलब 100 रुपए के डिबेंचर को मैंने 120 रुपए में इश्यू किया, या हो सकता है कि मैंने उसे डिस्काउंट में इश्यू किया, मतलब 100 रुपए के डिबेंचर को, देखो डिबेंचर आप डिस्काउंट में इश्यू कर सकते, शेयर्स आप डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकते बच्चों, शेयर्स आप डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर आप डिस्काउंट में इश्यू कर सकते। अब मैंने कहता फॉर एग्जांपल कि 100 रुपीज की चीज थी, मैंने उसे 100 रुपीज में ही इश्यू किया, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपीज की चीज थी तो मैंने उसमें 10 रुपए ऐड कर दिया एग्जांपल, और 110 रुपए में इश्यू किया, इसको हम प्रीमियम कहते हैं। मैंने कहा कि 100 रुपीज की चीज थी, मैंने उसे 10 रुपए डिस्काउंट में इश्यू किया, तो मतलब मैंने 90 रुपए में किया। तो क्या डिबेंचर कम कीमत पे मैं इश्यू कर सकते? आंसर इज यस, डिबेंचर आप कम कीमत पे इश्यू कर सकते। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आज डिबेंचर को मार्केट में इश्यू किया, और सिचुएशन 3 हो रही है, हो सकता है पार पे हो सकता है प्रीमियम पे, हो सकता है डिस्काउंट, लेकिन मैंने बेचते वक्त ही मैंने कहा कि ये डिबेंचर जब मैं वापस लूंगा, मैंने क्या कहा, बेचते वक्त ही इनसे कहा कि ये डिबेंचर जब मैं वापस लूंगा, उसको कहते हैं रिडेम्पशन बेटा। तो रिडेम्पशन के वक्त मैं उसको पार पर ही लूंगा, मतलब 100 रुपए में ही मैं आपसे वापस लूंगा। तो मैं जब आपसे वापस लूंगा तो मैं आपको उसके बदले में 100 रुपए दे दूंगा बेटे। तो मैंने, आप बोलेंगे नहीं सर, रिडेम्पशन करते वक्त भी तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे इश्यू करते वक्त 3 पॉसिबिलिटी थी कि आपने उसको पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे इश्यू करे, तो उस डिबेंचर को जब आप वापस लोगे, मतलब रिडीम करोगे, रिडेम्पशन कहते हैं उसको, रिडेम्पशन जब होगा उसका, तो जब भी तो पार और प्रीमियम और डिस्काउंट पे हो सकता है, पार पे और प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे जनरली नहीं हो सकता। तो अभी मैं आपको ये डिस्काउंट पे क्यों नहीं हो सकता उसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको वो सिनारियो के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूं कि जब मैं डिबेंचर आपसे वापस लूंगा तो किस कीमत पे वापस लूंगा, वो पहले से ही डिसाइड हो जा रहा है, वो पहले से ही डिसाइड हो रहा है बेटे। अब उसका इफेक्ट हमारी एंट्री पे पड़ेगा, इसलिए हमको यहां पे डिस्कस करना जरूरी है। मैंने कहा कि जब मैं आपको डिबेंचर बेच रहा हूं, तो डिबेंचर जब इश्यू कर रहा हूं तो 3 पॉसिबिलिटी है, मैं हो सकता है पार पे करूं, प्रीमियम पे करूं या डिस्काउंट पे करूं।
मगर जब मैं आपसे रिडीम कर रहा हूं, वापस उस डिबेंचर को ले रहा हूं, तो हो सकता है मैं पार पे रिडीम करूं। मतलब 100 रुपए में ही मैं जब वापस लिया तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, 100 रुपए मैं आपको दूंगा, ठीक है, 100 रुपए मैं आपको दूंगा। मगर रिडीम करते वक्त भी तो प्रीमियम पे हो सकता है, वो भी हम इसके नीचे भी डिस्कस करेंगे, पहले ये डिस्कस करेंगे। मगर आप बोलेंगे सर रिडीम भी तो डिस्काउंट पे भी तो हो सकता है। नहीं, रिडीम डिस्काउंट पे नहीं होता, जनरली नहीं होता। क्यों? अब आपको लॉजिक बताता हूं कि डिस्काउंट पे क्यों नहीं होता। अगर मैंने आपको ये डिबेंचर, हो सकता है जब मैंने आपको बेचा तो 100 रुपए में बेचा, हो सकता है कि मैंने आपको 110 में बेचा, या हो सकता है 90 में बेचा, लेकिन जब मैं आपसे वापस खरीदूंगा और मैं बोलूंगा जब मैं वापस खरीदूंगा तो इसकी फेस वैल्यू जो 100 रुपए, मैं उतना भी आपको नहीं दूंगा। तो ये डिबेंचर होल्डर खरीदना नहीं चाहेगा वैसे डिबेंचर। वो बोलेंगे भाई साहब जब आप वापस ले रहे हो इन डिबेंचर को तो आप हमको इसकी फेस वैल्यू भी नहीं दोगे, फेस वैल्यू का भी अमाउंट नहीं दोगे, मतलब जो उसकी फेस वैल्यू कीमत थी जिसकी उतना भी नहीं दोगे, तो हमको क्यों हम डिबेंचर को खरीदे। तो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए एटलीस्ट पार पे रखते, या इसको हम ये भी बोलते हैं कि भाई 100 रुपए का, लेकिन जब हम वापस लेंगे ना तो प्रीमियम पे लेंगे, मतलब ज्यादा कीमत पे हम आपसे खरीद लेंगे वापस। तो वो सिचुएशन में अभी नीचे में बात करूंगा बेटा, ठीक है। तो अभी हमारी कौन सी सिचुएशन में बात करें कि इश्यू हो सकता है पार पे हो रहा है, डिस्काउंट इश्यू हो रहा है, पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है और डिस्काउंट पे हो रहा है। तो तीन चीजें हमारे इश्यू हो रहा है, पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है और किस पे हो रहा है, डिस्काउंट पे हो रहा है। तो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट ये तीन चीज हो सकती है। लेकिन मैं अभी रिडीम करूं तो सिर्फ अभी ये बात रिडीम मैं पार पे करने वाला हूं। रिडीम पार पे भी हो सकता है, रिडीम प्रीमियम पे भी हो सकता है, मतलब वापस मैं पार पे भी ले सकता हूं और प्रीमियम पे भी ले सकता हूं। लेकिन वापस मैं डिस्काउंट पे नहीं लेता क्योंकि आप लोग एग्री नहीं करोगे। आप बोलेंगे सर आप जब वापस ले रहे हो तो हमको कम कीमत पे हमसे वापस ले रहे हो, हमको कम कीमत आप दोगे, तो आप अग्री नहीं करते उसे जनरली, इसलिए डिस्काउंट पे रिडीम जनरली नहीं होता। तो हमको सिर्फ ये करना है कि रिडीम अगर पार पे हुआ या रिडीम अगर प्रीमियम पे तो क्या होगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो रिडेम्पशन के वक्त की बात होगी जब आप इन डिबेंचर्स को वापस ले रहे हो, क्या आप पार पे ले रहे हो, प्रीमियम पे, प्रीमियम वाली बात अभी हम आगे करेंगे। लेकिन अभी हम उसका डिस्कशन क्यों करें, हमारे सिलेबस में तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है नहीं, हमारे सिलेबस में तो सिर्फ इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो सर आप ये क्यों बात करें, आप थोड़ी देर पेशेंस रखना, मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों बात कर रहा हूं अभी आपसे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर किस कीमत पे हो रहा उसकी भी, क्योंकि पहले से तय होता है। अब क्यों हमारे लिए रेलेवेंट है अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। याद रखना, मैं जब यहां पे एंट्रीज पास कर रहा हूं, मैंने क्या कहा बच्चों, मैं जब यहां पे एंट्री पास कर रहा हूं, ये मैं इश्यू ऑफ डिबेंचर की ही एंट्री पास कर रहा हूं। किसकी एंट्री पास करो बच्चों, इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो मैं लिख देता हूं एंट्री एट द टाइम ऑफ, एंट्री एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो इश्यू के वक्त जब आप डिबेंचर्स इश्यू कर रहे बच्चों, उस वक्त क्या एंट्री होंगी, वही हम लोग यहां पे चर्चा कर रहे हैं, वही हम चर्चा कर रहे हैं। हम रिडेम्पशन के वक्त की एंट्री पास नहीं कर रहे, लेकिन वो मेरे लिए रेलेवेंट होता है कि मैं रिडीम किस पे करो, प्री डिटरमाइन हो, पहले से डिसाइड होता है कि हम रिडीम किस पे करने वाले। इश्यू करते वक्त ही तय है कि रिडीम हम किस पे करने वाले। हम जर्नल एंट्री रिडेम्पशन की नहीं पास कर रहे, हम इश्यू करते वक्त की ही कर रहे। अब बच्चों वन बाय वन, अब अगर पार पे जब भी आप क्वेश्चन देखोगे एग्जामिनेशन में या आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे डिस्कशन की बात, तो जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको यह देखना है बेटा कि रिडीम किस पे कर रहा है। रिडीम अगर वो पार पे कर रहा है तो कोई चिंता की ही बात नहीं, कुछ नहीं सोचना है। अगर रिडीम पार पे ही करने वाला है तो नॉर्मल जैसी इश्यू की एंट्री पास होती वैसी हम करेंगे। तो नॉर्मल यहां पे इश्यू पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, डिस्काउंट पे हो रहा है, मगर क्वेश्चन में सबसे पहले आपने देखना है कि रिडीम किस पे कर रहा है। अगर वो रिडीम पार पे कर रहा है तो कोई भी चिंता की बात नहीं है, नॉर्मल एंट्री पास करना है इश्यू करते वक्त। तो यहां इश्यू किस पे, मैं रिडेम्पशन की बात, रिडीम पार पे हो रहा है तो हमको कुछ नहीं सोचना है। लेकिन रिडीम अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो कुछ हलचल होती है, हलचल के बारे में थोड़ी देर पे बात करूंगा। तो पहले यहाँ पे नॉर्मल एंट्री पास करते हैं, ये इश्यू की, अभी इसको छोड़ी दो, रिडीम किस पे कर रहे हैं। आप पार पे इश्यू कर रहे हो, क्या एंट्री पास करेंगे, मैं एंट्री पास करूंगा बच्चों यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिबेंचर। अब वो कुछ एप्लीकेशन, कुछ अलॉटमेंट, कुछ कॉल पे आता है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं पूरा यहीं पे आ रहा है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं डिबेंचर एप्लीकेशन कितना 100 रुपीज। अब ये एप्लीकेशन के बैलेंस को आप कैपिटल में ट्रांसफर करते हो, तो यहां पे कैपिटल हमारा डिबेंचर अकाउंट, कैपिटल के बदले डिबेंचर है। सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स लिखो बेटा, डिबेंचर्स अकाउंट, जगह नहीं इसलिए छोटा लिख रहा हूं, 100 रुपीज।
अब यहां पे आपने एप्लीकेशन को क्रेडिट करे फिर डेबिट करो, कैंसिल हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपए से। अब मैंने कहा कि नहीं, मैंने प्रीमियम पे इसको इश्यू किया, तो मेरे पास 110 रुपए है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 110 रुपए टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 110 रुपए। अब यहां पे टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हाउ मच, 110 रुपए। अरे स्क्रीन पे नहीं है, आ जाएंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट 110 टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110। अब डिबेंचर एप्लीकेशन के बैलेंस को अपने को डिबेंचर, जैसे वहां कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं यहां पे डिबेंचर अकाउंट, लेकिन वहां पे जैसे प्रीमियम के अमाउंट को सिक्योरिटी प्रीमियम में करते थे, यहां पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम में जाए। जैसे वहां पे फेस वैल्यू ही कैपिटल अकाउंट में जाती थी, वैसे यहां पे फेस वैल्यू ही डिबेंचर अकाउंट में जाएंगे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 110 टू डिबेंचर अकाउंट। याद रखना, जैसे शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है वैसे डिबेंचर अकाउंट में भी फेस वैल्यू ही जाती है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 110 टू डिबेंचर अकाउंट 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10 रुपए, यहां पे 10 रुपीज। ओके, अब थर्ड है, इस पे आता, अगर आपने डिस्काउंट पे करे, बेटा किस पे इशू करे, आपने डिस्काउंट पे अगर कर रखे, ठीक है। सो यहां पे आपके एंट्री पास करेंगे, डिस्काउंट पे अगर आपने करे तो पैसा आपके पास 100 रुपए नहीं आया, 90 रुपए। 100 की चीज आपने 90 में बेचे बेटा, तो आपके लिए थोड़ी सी न्यू एंट्री होंगी, क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, तो वहां इसका डिस्कशन ही नहीं हुआ, अब यहां पे होगा। तो आपके पास 90 रुपए ही आया, क्योंकि आपने 100 की चीज 90 में बेची, तो पैसा तो 90 ही आया। सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। एक मिनट, आगे जगह कम ना जाए, तो मैं इसको यहां पे ऐसे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। थर्ड डिस्काउंट, रिडीम 5 रुपए, ओके। तो आपके 90 रुपीज है, तो आपने यहां पे लिखे बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपए टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 90 रुपए। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 90 रुपीज। आपने एंट्री पास करे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 90। लेकिन हमेशा ख्याल रखना बेटे, जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट में फेस वैल्यू जाती है, वैसा ही डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी। तो यहां पे डिबेंचर की फेस वैल्यू 90 नहीं है, फेस वैल्यू 100 है। तो मैं यहां पे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करता हूं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करूंगा 90 रुपीज से, क्योंकि मैंने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट 90 से किया ना यहां पे, तो डेबिट भी 90 से हो रहा है। लेकिन मैं ही आपसे कह रहा हूं कि डिबेंचर अकाउंट को जब आप क्रेडिट करोगे वो हमेशा फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 100 रुपए। तो आप डिबेंचर एप्लीकेशन को 90 से डेबिट करो, डिबेंचर को आप क्रेडिट करो 100 रुपीज से। सो व्हाट अबाउट द 10 रुपीज, 10 रुपए कहां? तो यहां पे जब 10 रुपए ज्यादा लेते तो बच्चे आप सिक्योरिटी प्रीमियम में लेके जाते। 10 रुपए जब आप ज्यादा लेते हो तो आप क्रेडिट करते हो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को। लेकिन जब आप 10 रुपए कम ले रहे हो, 10 रुपए आप जब कम ले रहे हो, तो यहां पे डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट एक्सपेंस है, तो आप इसको यहां डेबिट करते हो। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कहते हैं उसको, या डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट 10 रुपए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने क्रेडिट करे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पैसा है, इनकम यहाँ पे कम पैसा है, डिस्काउंट दिए तो ये एक्सपेंस, इसको आपने डेबिट करे। तो जब आपका डिबेंचर रिडीम अगर पार पे हो रहा है तो कोई चिंता ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, नॉर्मल जैसी एंट्री पास करते वैसी एंट्री पास करा, वैसी एंट्रीज हमने पास कर ली। अब अगर रिडीम अगर प्रीमियम पे हुआ तो चिंता की बात है, ठीक है, दो चिंता की बात है। अब मैं वही इश्यू ऑफ डिबेंचर को मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, और मैं यहां पे, ठीक है, एक सेकेंड, इसको अपन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिख लेंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं यहां पे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओ स्पेस तो बहुत है, बहुत है स्पेस, ठीक है। अब ध्यान से बेटा,
अब मैं आगे यहां पे आया और मैं फोर्थ सिनारियो यहां पे लिखता हूं। अब फर्क समझना क्या है। फोर्थ कि मैं इशू पार पे कर रहा हूं, इशू किस पे कर रहा हूं, पार पे, लेकिन जब मैं इसको रिडीम करूंगा, जब मैं इसे प्रीमियम पे करूंगा, अब चिंता का विषय है सर, क्योंकि इशू पार पे हो रहा है लेकिन रिडीम प्रीमियम पे, जब भी प्रीमियम पे होगा तो वो चिंता का विषय है। ठीक है, अब इसके बारे में अपन आराम से अच्छे से डिस्कस करिए। मैं एक कहता हूं यहां पे कि मैंने एग्जांपल इशू किया यहां पे 100 रुपीज में, इशू कितने में किया, 100 रुपीज में, और मैं रिडीम करने वाला हूं 110 रुपए में। अब ये मेन है, जहां पर भी ये आया ना प्रीमियम पे, यहां पे रिडीम किस पे हो रहा था बच्चों, पार पे, तो कोई चिंता का विषय ही नहीं था। ठीक है, कुछ अपने को सोचना ही नहीं था। मैं बहुत प्योर हिंदी में बात कर रहा हूं क्या, ठीक है, कुछ आप पे फिक्र की बात नहीं वहां पे। ठीक है, तो कुछ चिंता का विषय ही नहीं था बेटा। तो यहां पे अब आपने 100 रुपीज का था, 110 में अपने को रिडीम करना है। अब जैसे ही रिडेम्पशन प्रीमियम पे आपने देखे तो टेंशन शुरू, क्यों, क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पे होने वाला है। आप बोले सर काहे का टेंशन, हम लोग रिडीम प्रीमियम पे करने वाले, हम तो रिडेम्पशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हम तो इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री पास करें जब रिडीम वो डिबेंचर पे होने वाला है, जब रिडीम, सॉरी डिबेंचर पे वाला कह रहा हूं मैं, रिडीम जब प्रीमियम पे होने वाला है, तो ये तो हमारे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं सर, वो तो रिडीम, हमारा जो डिबेंचर है वो रिडीम प्रीमियम पे होने वाला है, डिबेंचर रिडीम, सॉरी डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम होने वाला है, तो डिबेंचर आपका प्रीमियम पे रिडीम होगा। तो 100 रुपए की चीज को एग्जाम्पल में 110 में लेने वाला हूं, तो क्या आपको एंट्री में फर्क है, समझो। पहले जब भी आपने देखे कि डिबेंचर आपका रिडीम होने वाला है, किस पे रिडीम होने वाला है बच्चों, प्रीमियम पे रिडीम होने वाला है, जैसे ही आपने देखे तो एक चीज आपको ख्याल रखना है, सबसे पहले तो आपने नॉर्मल एंट्री पास कर देना। तो आपने यहां पे एंट्री पास करे, आपने यहां पे एंट्री पास करे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, सपोज आपको अभी तो 100 रुपए है, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज आए बेटा, और आप उसको टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आ गया बेटा 100 रुपए। ठीक है, आपने जैसे नॉर्मल जैसे इश्यू करे उस पे हुआ। अभी क्या हुआ यहां पे, इसको अच्छे समझने, स्पेस कम ना जाए बस। अब आप बोलेंगे सर ये एंट्री तो ठीक है, आपने यहां पे डिबेंचर एप्लीकेशन को आप फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिबेंचर अकाउंट, आप उसको डिबेंचर में मैं उसको ट्रांसफर भी कर दूंगा डिबेंचर अकाउंट। अब वो तो सर ठीक है, ऊपर भी आपने ऐसे ही करते, अभी यहां पर भी आप ऐसे ही बता रहे हो। अब आप एक नई चीज सीखने जा रहे हो बेटा, तो जब भी आपने देखे कि कोई डिबेंचर रिडीम होंगे, अभी हम एंट्रीज इश्यू के वक्त ही पास करें, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन हमने प्री डिटरमाइन प्राइस है कि हम किस प्राइस पे रिडीम करने वाले, तो मुझे ये पता है कि मैं रिडीम 110 में करने वाला हूं, तो मेरा 10 रुपए का जब नुकसान है बेटा, प्रीमियम मिल नहीं रहा, प्रीमियम लेने की बात नहीं कर रहे हम, प्रीमियम देने की बात कर रहे हैं, हमको रिडेम्पशन के वक्त प्रीमियम देना है, तो भाई वो प्रीमियम जो जब नुकसान होने वाला है उसको अभी से बुक करो, कंजर्वेटिज्म अप्रोच। तो आप यहां पे लिखोगे, पहले तो नॉर्मल एंट्री पास करना, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन, इसको सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर भी कर सकते हो, मतलब नो नीड टू एप्लीकेशन फिर। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, यू कैन से बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि डिबेंचर एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है, पहले आपने क्रेडिट करे फिर आपने उसको डेबिट करे, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो एनीवेज आपने पहले नॉर्मल एंट्री यहां पे पास की। अब आपने देखिए कि मेरे को रिडेम्पशन के वक्त कितना पैसा देना है, मैंने कहा कि मेरे को रिडेम्पशन के वक्त 110 रुपए देना है, मतलब 10 रुपए ज्यादा देना है। तो आपने कुछ नहीं, इश्यू के वक्त ही आपने यहां पे लिख देना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से बेटा, 10 रुपए से, टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट कितना, 10 रुपए। तो आपने जैसे ही देखे बेटा कि मेरे को यहां पे रिडेम्पशन प्रीमियम पे होने वाला है, तो आपने जितने अमाउंट आपको प्रीमियम पे करना है, आप कुछ नहीं, सिर्फ ये सीधा ये एंट्री पे, सीधा ये एंट्री पे आप यहां पे क्या करेंगे, ओके, सीधा आप बच्चों क्या करोगे, इस एंट्री पे आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर यहां पे देखे आपने, ये 10 रुपीज प्रीमियम, ये प्रीमियम का अमाउंट है जो मेरे को रिडेम्पशन के वक्त देना है, उतने से डेबिट करो और उतने से बच्चों यहां पे क्या कर दो, बस सेम एज इट इज जो ऊपर करे वही हमको यहां पे करना है।
एज इट इज। देखो यहां पे यही एंट्रीज मैंने बस यहां पे जो रिडेम्पशन के वक्त प्रीमियम मुझे पे करना है बच्चों, वो प्रीमियम जो मेरे को रिडेम्पशन के वक्त जो प्रीमियम मेरे को पे करना है वो मैंने यहां पे लिखा। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर से आप 10 से डेबिट करोगे और उतने ही अमाउंट से क्रेडिट कर लेंगे किस अकाउंट को, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। अब थोड़ी मैं आपसे चर्चा कर लूं कि ये अकाउंट कौन से, फिर आगे एंट्रीज पे मैं आता हूं। ये जो आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट जो है आपका, इसको अपने को राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इसकी जो लाइफ है, फॉर एग्जांपल डिबेंचर में 10 साल बाद रिडीम करने वाला, कितने साल बाद रिडीम करने वाला, 10 साल बाद डिबेंचर वापस लेने वाला बेटे। तो ये 10 रुपए को मुझे 10 साल में राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब उसे कैंसिल करना है, पीएनएल अकाउंट में लेके जाना है। तो मैंने यहां पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट किया, तो 10 रुपए से डेबिट किया, लेकिन 10 साल बाद वो डिबेंचर में रिडीम करने वाला कितने पे, प्रीमियम पे रिडीम करने वाला। तो प्रीमियम पे जब मैं उसको रिडीम करने वाला, ओके, प्रीमियम पे जब मैं उसको रिडीम करने वाला बेटा, ठीक है, तो मेरे को ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है 10 रुपए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को मुझे क्या करना रहेगा, इसको राइट ऑफ करना रहेगा 10 साल में। कितने साल में राइट ऑफ करना रहेगा, 10 साल में अपने को इसको राइट ऑफ कर रहा है। तो 1 साल में अपने को 1 रुपए राइट ऑफ कर रहा है। तो पीएनएल अकाउंट में लेके जाना, तो मैं इसकी एंट्री पास करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो लिखा हो, 1-1 रुपए मैं इसको एग्जांपल के तौर पे 10 साल में राइट ऑफ करें। अब आप शायद सोचोगे, और नहीं सोचे तो सोचना चाहिए आपने, कि सर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में बैलेंस है मेरा 10 का, आप इसको राइट ऑफ कर रहे हो एक ही, हाँ, क्योंकि मैं 10 साल बाद इसको रिडीम करने वाला हूं। तो 10 ये एंट्री इश्यू के वक्त ही एंट्री पास हो रही, इश्यू ऑफ डिबेंचर के वक्त ही एंट्री पास हो रही, 10 साल में मुझे इसको राइट ऑफ करना है। तो जब मुझे 10 साल में इसको राइट ऑफ करना है बेटे, तो 10 रुपए की चीज को 10 साल में राइट ऑफ कर, तो 1 साल में कितना राइट ऑफ कर रहा है, 1 साल में मुझे उसको 1 रुपए से राइट ऑफ करना रहेगा। तो 10 साल में 10 रुपए पूरे राइट ऑफ, लेकिन 1 साल में 1 ही रुपए राइट ऑफ हो रहा है। तो पहले साल में आपने पहले साल के एंड में 1 रुपए राइट ऑफ किया, तो 9 रुपए बचे ना इस अकाउंट में, तो 9 रुपए का बैलेंस आएगा ना, यस 9 रुपए का बैलेंस आएगा। तो वो जो आपका 9 रुपए का बैलेंस आया वो किस साइड रिफ्लेक्ट होगा बेटा, वो डेबिट बैलेंस है, वो आपका नॉन करंट एसेट में रिफ्लेक्ट होगा, क्या आपने इसको भी राइट ऑफ नहीं करे। अब इसका क्या सर, ये डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, तो डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट जो होता है ये आपका रिफ्लेक्ट होता है नॉन करंट लायबिलिटी में। क्रेडिट बैलेंस है, ये आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है नॉन करंट लायबिलिटी में, ये रिफ्लेक्ट होता है नॉन करंट लायबिलिटी में। अब आप बोलेंगे सर अब इसको समझना, मैं चाहता हूं बहुत डीप में सोचो जाके। तो मैंने कहा कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है, ये 10 साल में खत्म हो जाए। आज मैंने इश्यू किया डिबेंचर और ये 10 साल में बेटा खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं इसको हर साल 1-1 रुपए राइट ऑफ करूंगा। तो एवरी ईयर आई विल पास एंट्री पीएनएल टू डिबेंचर लॉस, सॉरी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, पीएनएल अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। एट द एंड ऑफ द 10th ईयर द बैलेंस विल बी 0 इन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि हमने इसको राइट ऑफ कर दी। बट व्हाट अबाउट द डिबेंचर प्रीमियम, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, तो इसको तो मैं कोई भी चेंज नहीं करता, तो 10 साल एज इट इज दिखेगा। तो 10 साल बाद, अब इंटर में आप जल्दी पढ़ोगे, आई मीन टू से इधर 10 साल बात कर रहा हूं, 10 साल बाद जब आप रिडीम करोगे बच्चे, तो आप पढ़ोगे प्रीमियम पे आप जब रिडीम करते हो जब ये अकाउंट क्लोज होता है। अब उसकी फिक्र मत करो कैसे क्लोज होता है, क्योंकि वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्री पास करते हुए क्लोज, तो आप सीए इंटर में पढ़ोगे। बस अभी इतना समझना बच्चे कि जितना अगर रिडीम, पहले सबसे पहली नजर जैसे ही क्वेश्चन सामने आया कि रिडीम किस पे कर रहा है, रिडीम अगर वो प्रीमियम पे कर रहा है, रिडीम अगर प्रीमियम पे कर रहा है बेटे, तो अपन ने याद रखना कि कितने रुपए से प्रीमियम पे कर रहा है उतने को लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर से डेबिट करना, उतने से डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम से क्रेडिट करना। इतनी चीज आपको समझ में आई? ओके, अब मैं कहता हूं सेकेंड सिचुएशन में जाता हूं। इस केस में अब मैंने यहां पे कहा, ठीक है, अब मैं कहता हूं यहां पे कि आप उसको सेकेंड सिचुएशन, फिफ्थ, कि आप उसको रिडीम किस पे कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो, सॉरी इश्यू प्रीमियम पे कर रहे हो और रिडीम भी प्रीमियम पे कर रहे हो। मतलब जब भी रिडीम प्रीमियम की बात आई बेटा, उसने जब जब कहा कि आप रिडेम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हो, तो फिर समझ जाना कि कुछ हलचल होने वाली। इसका मतलब आपने जब इश्यू करे तो 100 रुपए के डिबेंचर को 10 रुपए सपोज बढ़ा के करे तो 110 में आपने इश्यू करे, लेकिन रिडीम भी 110 में करो। तो जब भी आप रिडीम प्रीमियम पे करोगे तो सेम चीज अपने को ख्याल रखना है कि जैसे ऊपर अपन ने करे ना एंट्री, वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, उसको ख्याल रखना है। तो पहले तो नॉर्मल एंट्री पास करना, पहले नॉर्मल हमने बोले बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा है 110, एक लाइन का स्पेस रखना, टू
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 110। फिर मैंने कहा डिबेंचर एप्लीकेशन के बैलेंस को डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 110 टू डिबेंचर अकाउंट 100, उसमें फेस वैल्यू जाती है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना 10। वो तो नॉर्मल एंट्री आपने ऐसी पास कर दी बेटा, लेकिन जैसे ही आपने देखी कि रिडीम किस पे होने वाले बच्चों, रिडीम आपका किस पे, प्रीमियम पे, तो आपने यहां पे लिखे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट 10। तो जैसे ही आपने देखे कि जो रिडीम जितने पे होने वाला है ना उसके प्रीमियम अमाउंट लेते, उतने पे आपने यहां पे डेबिट करना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम से आपने क्या करना, क्रेडिट कर देना। बस इसको अपने को ख्याल रखना है, ठीक है। और आपने सेम ट्रीटमेंट कि इसको राइट ऑफ करते और ये एज इट इज नॉन करंट लायबिलिटी में होता है और नॉन करंट एसेट में रिफ्लेक्ट होता है। ओके, अब उसके बाद यहां पे सिक्स आपने इश्यू डिस्काउंट पे करे, इश्यू डिस्काउंट पे करे, लेकिन रिडीम में प्रीमियम पे करने वाला। तो आपने सपोज यहां पे 100 रुपीज की चीज थी, आपने 10 रुपए डिस्काउंट में करे, तो ये 90 रुपए आपके पास आए और आप रिडीम करने वाले 110 रुपए में वापस लेने वाले। तो आपने तो पहले नॉर्मल एंट्री पास करना, पहले नॉर्मल एंट्री। तो नॉर्मल एंट्री जो आपने इश्यू के वक्त आपने नॉर्मल एंट्री जो आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपीज, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10 रुपीज, एक लाइन का स्पेस रखना, देन टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 100 रुपीज। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हाउ मच, 100 रुपीज। डिबेंचर एप्लीकेशन के बैलेंस को डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। यह तो एक सही, रुको एक मिनट, डिस्काउंट की एंट्री दो। आपने यहां पे जस्ट गिव यू वन, आपके पास पैसा कितना है यहां पे, बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपीज, तो आप यहां पे टू डिबेंचर एप्लीकेशन लिखो सिर्फ, ठीक है। एक जस्ट गिव यू वन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हाउ मच 90। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90 और आपने टू डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, तो वो फेस वैल्यू कितनी है बच्चों 100। तो ये क्या हो गया आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितना 10 रुपीज, ठीक है। सेम जैसे अपने ऊपर यहां पे एंट्री पास करें बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये सेम एंट्री आपने यहां पे पास की, लेकिन आपने देखिए रिडीम किस पे होने वाला है, प्रीमियम पे होने वाला है। तो आप यहां पे लिखोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट हाउ मच 10। तो आपने यहां पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करे और यहां पे क्या करे बेटा, आपने उसको क्रेडिट करे। ओके, इतनी चीज आपको समझ में आई। इस तरीके से आपको एंट्रीज पास करना रहेगा। तो पहले आपने ये देखना कि इश्यू किस पे हो रहा है, वो इश्यू किस पे हो रहा है उसको आपने पहले देखना बेटा। तो वो पहले आपने रिडीम किस पर, अगर वो पार पे हो रहा है तो पार पे हो रहा है, तो कोई अपने को चिंता की बात ही नहीं बेटा। अगर वो पार पे हो रहा है तो कोई फिक्र वाली बात ही नहीं। मगर जैसे ही आपने देखे कि नहीं 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 वो प्रीमियम पे रिडीम होने वाला है, तो फिर अपने को ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम ड्यू टू कंजर्वेटिज्म अप्रोच वी डू दिस, तो ये अपने को इफेक्ट देना रहेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, यहां पे मैं लिख लूं 6 डिफरेंट सिचुएशंस लिख देता हूं बस मैं ऐसे। तो आपको सिचुएशंस वो बताएगा कि ये अलग अलग 6 सिचुएशन आपके रहेंगे, इसी में एंट्री करना रहेगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ यहाँ पे। अब इसके ऊपर जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और यहाँ पे ख्याल रखना है बेटा आप लोगों को, जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे वो छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 से लेके वो दिख रहा है आपको बहुत बड़ा है 34 37 तक के, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, जल्दी जल्दी होते जाएंगे। ओके, तो बस आपका होमवर्क है, 2 सेशन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रॉबेबली 2 सेशन में भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब आपको क्या, ये जो आज एंट्रीज जो सीखा मेन, ये एंट्रीज को आपको एक बार अगले सेशन के पहले रिवाइज करके रखना, हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। आज का होमवर्क आप लोग ले लेंगे।
होमवर्क एक चीज ख्याल रखना, जो क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में करे हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन कुछ होता, आई थिंक वैसा ही है, 5,60,000 आया है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट का फेवरेट है ये, है ना। अच्छा 135 इशू करना चाहता है, एप्लीकेशन एकदम 5 लाख ऐसे करे, रुको मैं बताता कौन सा है। ऐसा होमवर्क भी मैंने दिया था, जो क्वेश्चन नंबर आपने 5th करे हो ना बच्चे, अरे वैसे ही है, सिमिलर टू क्वेश्चन, ठीक है। अब बार बार इंस्टीट्यूट वैसे ही पूछ लिए, ये किसके तरह, कुछ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 क्लास का, और प्रैक्टिस क्वेश्चन में वैसे ही अपने किए, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5th है। ओके, तो ये होमवर्क है, पहले होमवर्क दे देना था मैं 5th, और ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर, ये राम और श्याम वाला, अच्छा फैशन गारमेंट्स इसमें श्याम है, एक राम और श्याम वाला ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए बेटा, मेरे को ख्याल नहीं कि वो अपन ने ऐसे ही था क्या, एनीवेज ये होमवर्क है, लेकिन ये भी December 21 के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये भी होमवर्क है। अब इसके बाद आपके वो इश्यू ऑफ डिबेंचर के क्वेश्चन है, तो वो मैं जब अभी अगले सेशन में मैं करूंगा, उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा। तो ये सेशन हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।